नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सेल्फ मेडिकोस में। तो आज हम बात करते हैं डिफ्यूजन ऑफ द ऑक्सीजन एट द एल्व्यूलर लेवल। तो जैसा कि हम पिछले वीडियो में, आप पिछला वीडियो देखे होंगे दोस्तों, वहाँ पे मैंने रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन को, डिफ्यूजन कैपेसिटी को, डिफरेंट टर्म को डिफरेंट वे में डिस्कस किए थे और वहाँ पे हम समझाए थे कि डिफ्यूजन कैपेसिटी जो किस किस फैक्टर से अफेक्ट होता है, फिर रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में कितने लेयर होते हैं। तो प्लीज़ आप उसको एक वीडियो को एक बार जरूर देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। तो ये वीडियो बहुत ही आसानी से आप इस वीडियो को समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो डिफ्यूजन ऑफ द ऑक्सीजन एट एल्व्यूलर लेवल। सबसे पहले दोस्तों हम आपको बता दें कि जो ऑक्सीजन हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है उसका पार्शियल प्रेशर कितना होता है, 159 mmHg, जो कि सभी को पता होगा। ठीक है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है, ये हमारा एल्वियोली है और ये हमारा पल्मोनरी कैपिलरी है, जो कि एल्वियोलर के, जो एल्वियोली की बहुत ही नज़दीक से पास होता है। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एल्वियोली है। ठीक है, ये हमारा एल्वियोली है और ये हमारा पल्मोनरी कैपिलरी है। और दोनों के बीच में दोस्तों क्या प्रेजेंट होता है, मैंने ब्लैक कलर के पेन से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया और रेड से लिखा है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। तो एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों, ये एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर से फिर हमारा एल्वियोली है और ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है, जो कि एल्वियोली और पल्मोनरी कैपिलरी को बीच में सेपरेट करता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक बार देखते हैं फिर से कि पार्शियल प्रेशर के बारे में बात करते हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर कितना होता है दोस्तों, 159 mmHg। और हमारे एल्वियोली में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो कितना होता है दोस्तों, 104 mmHg। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट कितना होगा। तो देखिए प्रेशर ग्रेडियंट बहुत ही आसान है। इसमें से बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करते हैं तो 159 माइनस 104, तो यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट कितना आ गया दोस्तों, 55 mmHg। तो बहुत ही आसानी से एटमॉस्फेयर से एल्वियोली में हमारा ऑक्सीजन जो है यहाँ पे डिफ्यूज़ करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है, डिफ्यूज़ कर रहा है। देखिए मैंने ऑक्सीजन को ग्रीन कलर के पेन से एरो से रिप्रेजेंट किया, इंटर कर रहा है, एल्वियोली में इंटर कर गया दोस्तों। ठीक है, अब ऑक्सीजन जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड करेगा। ठीक है, तो एक बार फिर से ध्यान से देखिए, ये हमारा रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, तो इसका थिकनेस कितना होता है दोस्तों, एक बार फिर से बता दें, 0.1 माइक्रोन होता है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट की। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं दोस्तों कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है। तो जैसा कि देखिए ये हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोस्तों कहाँ से निकलेगा, वो राइट वेंट्रिकल से निकलता है। ठीक है, राइट वेंट्रिकल से आता है यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कितना होता है, 40 mmHg। और O2 कंटेंट कितना होता है, 14 ml%, मतलब कि 14 ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 100 ml ब्लड। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम इसको बता दें कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज 40 mmHg। और यहाँ पे हमारा जो एल्वियोली वहाँ पे कितना है दोस्तों, यहाँ पे 104 mmHg है। तो बहुत देखिए यहाँ पे अब प्रेशर ग्रेडियंट को चेक कीजिए, प्रेशर ग्रेडियंट 104 माइनस 40 है, क्योंकि इसी ब्लड में ऑक्सीजन को मिक्स होना है। तो 104 माइनस 40 यानी कि 64 mmHg हमारे यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट आ गया। तो देखिए इतना ज़्यादा प्रेशर ग्रेडियंट है, 64 mmHg, और यहाँ पे था 55 mmHg, जो कि एटमॉस्फेयर से एल्वियोली वाला 55 mmHg। और यहाँ पे एल्वियोली से हमारे जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में होता है 40 mmHg, तो यहाँ पे कितना है, 64 mmHg। यानी कि बहुत ही आसानी से, मतलब जो हमारा ऑक्सीजन है कहाँ पे इंटर कर जाएगा, पल्मोनरी कैपिलरी में, और जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको क्या कर देगा दोस्तों, ऑक्सीजनेटेड कर देगा। तो अब देखते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड का अब पार्शियल प्रेशर कितना होता है। तो देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना होगा दोस्तों, 104 mmHg। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या हो गया, 64 mmHg का प्रेशर ग्रेडियंट बना, और ये सारे ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मैंने रेड कलर के पेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिप्रेजेंट किया और ये ऑक्सीजनेटेड हो गया। अब इसका पार्शियल प्रेशर कितना हो गया, 104 mmHg। अब बात करते हैं O2 कंटेंट की। तो 19 ml%, मतलब क्या हो गया कि 19 ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 100 ml ब्लड, यानी कि यहाँ पे कितना था, 14 ग्राम ऑक्सीजन आया था। ठीक है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ गया ब्लड में, तो ये कितना हो गया, 19 ml%, यानी कि 100 ml ब्लड में 19 ग्राम ऑक्सीजन कैरी हो रहा है। और ये टिश्यू को कितना ट्रांसफर करेगा, फिर 5 ml ट्रांसफर करेगा, और फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 14 ग्राम ऑक्सीजन वापस से आ जाएगा। जैसे कि आप समझ सकते हैं, हम आगे वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन ब्लड passes through the pulmonary capillary, RBC exposed to oxygen only for 0.75 second at the resting condition.
आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, हम यहाँ पे ये लिखे हैं कि रेस्टिंग कंडीशन में जब हम बैठे होते हैं तो सिर्फ 0.75 सेकंड के लिए जो हमारा आरबीसी है यहाँ पे ब्लड में आरबीसी जो रन कर रहा है वो ओनली 0.75 सेकंड के लिए एक्सपोज होता है ऑक्सीजन से। मतलब कितना कम टाइम है, एक सेकंड भी नहीं मिलता बेचारे आरबीसी को ऑक्सीजन से मिलने के लिए, और उतने में दोनों को कंबाइन होना होता है। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से पॉसिबल है? सिर्फ और सिर्फ दोस्तों प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से हो रहा है। आप देख पा रहे होंगे क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट दोस्तों 64 mmHg का प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा है। When blood passes through the pulmonary capillary, RBC exposed to the oxygen only for 0.75 सेकंड। ठीक है, यानी कि सिर्फ 0.75 सेकंड मिलते हैं आरबीसी को ऑक्सीजन से कंबाइन होने के लिए। कितना कम समय है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। बट एट एक्सरसाइज कंडीशन ओनली 0.25 सेकंड टेकिंग टाइम फॉर द डिफ्यूजन ऑफ द ऑक्सीजन। अब देखिए कि जब आप हैवी मस्कुलर एक्सरसाइज वगैरह स्विमिंग कुछ भी करते हैं तो वहां पे क्या हो रहा है, ओनली 0.25 सेकंड मिलता है आरबीसी को ऑक्सीजन से कंबाइन होने के लिए। यहां पर तो दोस्तों और भी कम हो गया। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन धीरे धीरे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का जो रिक्वायरमेंट बॉडी में बढ़ रहा है, बट यहाँ पे आरबीसी को टाइम बहुत कम मिल रहा है ऑक्सीजन से कंबाइन होने के। पहले मिलता था रेस्टिंग कंडीशन में 0.75 सेकंड, कि 0.75 सेकंड में ही आरबीसी को ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाना है यहाँ पे, बट एक्सरसाइज कंडीशन में सिर्फ 0.25 सेकंड मिला आरबीसी को कंबाइन होने के लिए ऑक्सीजन से। तो ये कैसे पॉसिबल है दोस्तों? सिर्फ और सिर्फ प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से यहाँ पे पॉसिबल हो पा रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दिस क्विकर इफेक्टिव diffusion process is the possible because of the pressure gradient, thickness of the respiratory membrane। देखिए ये सारा प्रोसेस जो हम बताए आपको कि आरबीसी को रेस्टिंग कंडीशन में 0.75 सेकंड मिलता है ऑक्सीजन से कंबाइन होने के लिए, मस्कुलर एक्सरसाइज के ड्यूरिंग जो आरबीसी को टाइम मिलता है कितना, 0.25 सेकंड मिलता है ऑक्सीजन से कंबाइन होने के लिए। तो इतने कम टाइम में भी ऑक्सीजन से बेचारा आरबीसी कंबाइन हो जाता। तो कैसे? सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? प्रेशर ग्रेडियंट और एंड थिकनेस ऑफ द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का थिकनेस होता है दोस्तों कितना होता है, 0.1 माइक्रोन, जो कि बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे दोनों आरबीसी और ऑक्सीजन बेचारे आसानी से मिल सकते हैं, कम से कम समय में भी कंबाइन हो जाते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं डिफ्यूजन ऑफ द CO2 एट एल्वियोलर लेवल। यानी अब तो हम पढ़ लिए जैसे कि ऑक्सीजन एट एल्वियोलर लेवल, अब CO2 एट एल्वियोलर लेवल। तो अब बताइए, अब एक बात सोचिए कि ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर में पहले से प्रेजेंट था और उसको हम इनहेल करते थे। अब यहाँ पे जस्ट ऑपोजिट है उसके, यानी कि हमारा CO2 ब्लड में प्रेजेंट है और उसको एटमॉस्फेयर में एक्सहेल करना है। तो कैसे करेंगे? तो एक बार ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये हमारा एटमॉस्फेयर, ये हमारा एल्वियोली और ये हमारा पल्मोनरी कैपिलरी। तो पल्मोनरी कैपिलरी यहाँ पे है। ठीक है, पल्मोनरी कैपिलरी और एल्वियोली के बीच में क्या दोस्तों प्रेजेंट था? रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए हमारा ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस मैंने ब्लू कलर के पेन से रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट बहुत ही ज़्यादा होता है। कितना होता है? 46 mmHg पार्शियल प्रेशर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। और CO2 कंटेंट कितना होता है दोस्तों? 52 ml%। यानी कि 100 ml ब्लड में 52 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट है यहाँ पे। ठीक है, जबकि ऑक्सीजन का कितना होता था दोस्तों? वहाँ पे ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 14 ग्राम होता था, बट यहाँ पे 52 ग्राम है कार्बन डाइऑक्साइड का 100 ml ब्लड में। तो यहाँ पे बात करते हैं हम मेनली किसकी? पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड की, जो कि 46 mmHg है। यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर इतना ज़्यादा क्यों है? क्योंकि हमारा सेल जो है मेटाबोलाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्रोड्यूस कर रहा है और वो ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड करते जा रहा है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोस्तों कहाँ पहुँचता है? हमारे पल्मोनरी कैपिलरी में। कहाँ से पहुँचता है? तो राइट वेंट्रिकल से पहुँचता है। तो राइट वेंट्रिकल से चला और यहाँ कहाँ पहुँच गया? पल्मोनरी कैपिलरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ पे इसको क्या करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना है, हटाना है, बॉडी से बाहर निकालना है। तो कैसे निकालेगा? तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से ही पॉसिबल है। तो कैसे? देखिए यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है? 46 mmHg
प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, और जो हमारे एल्वियोली में कितना होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड 40 mmHg। तो बहुत ही आसानी से तो आप देख सकते हैं 46 - 40, ठीक है। यहाँ से ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को यहाँ से पल्मोनरी कैपिलरी से एल्वियोली में जाना है, तो पार्शियल प्रेशर माइनस करेंगे, ठीक है, जहाँ से जा रहा है, जिसमें जा रहा है उसमें, ठीक है। तो 40 बड़े वाले में से छोटे वाले को 46 - 40 = 6 mmHg, यानी कि 6 mmHg हमारा क्या आ गया दोस्तों, प्रेशर ग्रेडियंट। तो इसी प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है ब्लड से कहाँ पहुँच जाता है दोस्तों, एल्वियोली में, ठीक है। अब बात करते हैं, अब वो एल्वियोली में पहुंच चुका है, अब उसको जाना है एटमॉस्फेयर में। तो एटमॉस्फेयर में जाना दोस्तों और भी आसान है, क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है 0.3 mmHg, बहुत ही कम होता है। तो यहाँ पे तो और अच्छा प्रेशर ग्रेडियंट जनरेट होगा, कैसे, देखिए 40 - 0.3, 40 तो यहाँ पे है एल्वियोली में, ठीक है, और 0.3 कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में। तो बहुत ही आसानी से यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट जनरेट हो रहा है, कैसे, क्योंकि आप यहाँ पे दोनों को माइनस कीजिएगा तो वो आ रहा है 39.7 mmHg। बहुत ही ज़्यादा प्रेशर ग्रेडियंट है, किसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही आसानी से कहाँ चला जाएगा दोस्तों, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम थर्ड टॉपिक डिफ्यूजन ऑफ द रेस्पिरेटरी गैसेस एट द टिश्यू लेवल को पढ़ते हैं, ठीक है। हम एल्वियोलर लेवल पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक गैसेस डिफ्यूजन पढ़ ली। अब हम उसके बाद कहाँ पहुँचते हैं, टिश्यू लेवल पर, यानी कि जब हम टिश्यू पर हमारा ऑक्सीजन और पहुँचता है तो वहाँ पे कैसे वहाँ पे गैसेस डिफ्यूजन एक्सचेंज होता है उसको देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, डिफ्यूजन ऑफ द ऑक्सीजन एट द टिश्यू लेवल। तो आप इसको ध्यान से देखते रहिए वीडियो को। सबसे पहले हम आपको सेटअप बता देते, तो देखिए इस डायग्राम में सेटअप क्या क्या है। ये हमारा टिश्यू है, बहुत ही सिंपल है, और ये हमारा कैपिलरी, सिस्टमिक कैपिलरी, यानी किसी भी पार्टिकुलर ऑर्गन में वहाँ पे किसी भी वो पार्टिकुलर कैपिलरी होता है, ठीक है, आर्टरी होता है, सिस्टमिक आर्टरी जिसको बोलते हैं, वो वहाँ पे प्योर या फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करता है, ठीक है। तो ये देखिए हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से जो हमारा सिस्टमिक एओर्टा राइज होता है वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, 95 mmHg। जैसे कि दोस्तों आप अभी थोड़ी देर पहले आप ये देखें कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसमें पार्शियल प्रेशर कितना होता है 104 mmHg, ठीक है, 104, बट हम यहाँ पे कितना लिखे 95 mmHg। तो ये कैसे पॉसिबल है, जबकि ब्लड में तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 104 होता है, बट मैंने यहाँ लिखा है 95। वो कैसे, वो हम दोस्तों आपको आगे बताएंगे कि क्या होता है हमारे लंग्स में, हमारे जो इसका वजह ये है कि जो हमारा ब्रोंकियल वेन होता है, ठीक है, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, वो क्या करता है, वो डायरेक्ट ड्रेन करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, किसको, पल्मोनरी वेन में। पल्मोनरी वेन में दोस्तों क्या पल्मोनरी वेन में क्या कैरी होता है, क्या रन करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ से, पल्मोनरी कैपिलरी से निकलता है पल्मोनरी वेन, जिसमें कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और उसमें कौन आकर ड्रेन कर देता है, ब्रोंकियल वेन। तो ब्रोंकियल वेन में क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो यहीं पे मिक्स हो जाता है दोनों, यानी कि 104 mmHg। देखिए मैं आपको वीडियो में मैं आपको एक पेपर से दिखा रहा हूँ। देखिए मैंने जैसे कि पिछले वीडियो में दिखाया था कि हमारा देखिए ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और यहाँ पे 104 mmHg था। यहाँ पे ये कौन सा वीनस एंड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन, ठीक है। तो पल्मोनरी वेन में कितना प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर है 104 mmHg, लेकिन यहाँ पे जस्ट यहाँ पे एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आकर मिक्स हो रहा है, ठीक है, जैसा कि हम यहाँ आपको ब्लैक कलर के पेन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आकर मिक्स हो रहा है, कहाँ से, ये आ रहा है ब्रोंकियल वेन से, ठीक है, ब्रोंकियल वेन में क्या रन कर रहा है दोस्तों, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड से आकर मिक्स हो गया, इसको हम फिजियोलॉजिकल शंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड विथ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कॉल्ड द शंट, फिजियोलॉजिकल शंट, जो कि हमारे बॉडी में नॉर्मल प्रोसेस है, ठीक है। तो वहाँ पे ये क्या होता है, 104 से घट कर कितना हो जाता है, 95 mmHg, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। तो देखिए 95 mmHg वाला पार्शियल प्रेशर वाला ऑक्सीजन पहुंचता है कहाँ पे,
टिश्यू के पास, और टिश्यू के पास, टिश्यू में हमारे सेल्स में, टिश्यू में सेल्स प्रेजेंट है, तो सेल्स में ऑक्सीजन की कंटेंट कितना होता है, पार्शियल प्रेशर कितना होता है 40 mmHg। तो बहुत ही आसानी से यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट जनरेट हुआ 95 - 40 55 mmHg। तो ये जो हमारा प्रेशर ग्रेडियंट 55 mmHg ये क्या करता है, प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करता है, और फिर इससे क्या होता है, डिफ्यूजन होता है ऑक्सीजन का, और ये कहाँ चला जाता है दोस्तों, हमारा ऑक्सीजन टिश्यू में चला जाता है, और फिर जो ब्लड है यहाँ से निकल जाता है। तो फिर जो वापस से ब्लड आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसमें ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर कितना होता है 40 mmHg। और जैसा कि एक और बात यहाँ देखिए, ऑक्सीजन कंटेंट कितना 19 ml%, यानी कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें ऑक्सीजन कंटेंट 19 ml%। इसका मतलब होता है 19 ml ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 100 ml ब्लड, यानी हमारे ब्लड में 100 ml ब्लड में 19 ml ऑक्सीजन कैरी होता है, ठीक है। बट ट्रांसफर कितना होता है टिश्यू को, यहाँ पे कितना होता है 5 ml जो होता है दोस्तों, 5 ml ऑक्सीजन जो होता है ट्रांसफर हो गया, और जिसकी वजह से यहाँ पे कितना बचा 14 ml%, यानी कि 14 ml ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द 100 ml ब्लड। यानी कि एवरी, मतलब जैसे जैसे एवरी स्टेप में आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि 5 ml ऑक्सीजन ट्रांसफर हो रहा है टिश्यू को या फिर सेल्स को, ठीक है। तो देख सकते हैं ये हमारा टिश्यू है, तो 5 ml ऑक्सीजन ट्रांसफर टू द टिश्यू थ्रू द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आपको ये भी याद करना होगा कि 5 ml नॉर्मल कंडीशन में हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो टिश्यू को ट्रांसफर करता है 5 ml ऑक्सीजन, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ पॉइंट्स की। पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज 104 mmHg, वही वाली बात है जो हम पहले आपको बताएं यहाँ पे। बट देयर इज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेंट ओनली 95 mmHg ऑक्सीजन, लेकिन आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 95 mmHg का ही पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का। क्यों? दिस इज ओनली ड्यू टू द वेनस एडमिक्सचर और फिजियोलॉजिकल शंट इन द लंग्स, ठीक है, जिसको हम बताएं हैं कि वहाँ पे ब्रोंकियल वेन आकर मिक्स हो जाता है, जो कि देखिए ब्रोंकियल वेन कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डायरेक्ट ट्रांसफर इनटू पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन में दोस्तों क्या होता है, पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो उसमें पल्मोनरी वेन में, यानी पल्मोनरी वेन के ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ये ब्रोंकियल वेन आकर यहाँ पे मिक्स हो रहा है। तो ब्रोंकियल वेन में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड में मिक्स होगा तो ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर वो ऑब्वियसली कम होगा ही होगा। तो कितना कम हो जाता है, 104 से घटकर 95 mmHg हो जाता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हम दोस्तों डिफ्यूजन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एट द टिश्यू लेवल। तो ये तो बहुत ही आसान है, इसको हम एक बार समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारा, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, टिश्यू है, और ये हमारा कैपिलरी है, ठीक है दोस्तों, कैपिलरी सिस्टेमिक कैपिलरी है, ठीक है। तो सिस्टेमिक कैपिलरी है, तो देखिए ये हमारा टिश्यू और सिस्टेमिक कैपिलरी। तो देखिए इसको, ये हमारा टिश्यू हो गया, टिश्यू में यहाँ पे सिस्टेमिक कैपिलरी हो गया, तो टिश्यू यहाँ पे और टिश्यू और कैपिलरी। देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमारा क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज, ये पार्शियल प्रेशर कितना होता है 40 mmHg, और CO2 कंटेंट कितना दोस्तों 48 ml%, यानी 48 ग्राम ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है 100 ml ब्लड में, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, जैसे जैसे यहाँ पे निकल रहा है, पहुँच रहा है कहाँ पे, टिश्यू के पास, तो टिश्यू में ऑक्सीजन तो चला जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड से, और वापस जो मेटाबॉलिक प्रोसेस से जो CO2 प्रोड्यूस हुआ सेल में, टिश्यू में, वो कहाँ आकर मिक्स होगा, उसी ब्लड में। तो ब्लड क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट कितना है, तो CO2 जो प्रोड्यूस हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में CO2 प्रोड्यूस होता है हमारे सेल में। तो यहाँ पे सेल में कितना होता है पार्शियल प्रेशर CO2 का 46 mmHg, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होता है 40 mmHg। तो बहुत ही आसानी से आप देख पा रहे होंगे यहाँ प्रेशर ग्रेडियंट जनरेट हो रहा है 6 mmHg का, 46 - 40, ठीक है। तो यहाँ पे 6 mmHg का प्रेशर जनरेट हुआ, और यहाँ पे बहुत ही आसानी से डिफ्यूजन हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारा कहाँ पहुँच गया, कहाँ पहुँच चुका है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। अब यहाँ पे देखिए कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, अब देखिए यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कितना बढ़ चुका है 46 mmHg, पहले 40 था अब 46 हो चुका है। CO2 कंटेंट पहले 48 ml था, अब 52 ml% हो गया, यानी कि 52 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन 100 ml ब्लड, ठीक है दोस्तों। तो एक बार इसको हम सबको एक साथ देखते हैं, ठीक है।
चलिए दोस्तों, हम जितना भी अभी तक बात किए हैं एक्सचेंज ऑफ द गैस की, तो उसको एक बार हम ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैस से देख लेते हैं। बस आप इस सेटअप को एक बार ध्यान से देखिएगा। ये हमारा एल्वियोली है, ये हमारा राइट साइड ऑफ द हार्ट है, ये हमारा लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है, ठीक है, और ये हमारा टिश्यू है, ठीक है। इस डायग्राम को हम पूरा तो एक बार में अच्छे से नहीं दिखा सकते हैं, कंप्लीट तो नहीं दिखा सकते हैं, बट आप इसको प्लीज़ दोस्तों एक बार बस समझने की कोशिश कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको एक बार अच्छे से दिखा पाएँ इसको। एक बार आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं। ओके, चलिए ऐसे ही देखिए, छोड़िए। ये एल्वियोली है, तो एल्वियोली और राइट साइड ऑफ द हार्ट, यानी कि राइट साइड ऑफ द हार्ट से जो हमारा, देखिए, राइट साइड ऑफ द हार्ट से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है और कहाँ पहुँचता है, एल्वियोली में, ठीक है। तो राइट साइड ऑफ द हार्ट में ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर कितना होता है 40 mmHg, और ऑक्सीजन कंटेंट कितना होता है 14 ml%। हम आपको सारी बातें पहले डिस्कस कर चुके हैं, बस यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही ज़्यादा होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, कितना होता है 46 mmHg, और CO2 कंटेंट कितना होता है 52 ml%। तो ये दोनों कहाँ पहुँच गया, एल्वियोली में पहुँच गया। अब एल्वियोली में क्या होता है दोस्तों, CO2 यहीं पे रह जाएगा, और यहाँ जो एल्वियोली में पहले से पहले से जो ऑक्सीजन होगा, जो एटमॉस्फेयर से आया होगा, वो ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करेगा और फिर वो रन करेगा हमारे सिस्टमिक ऑर्गन तक, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कितना 102 mmHg पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन। तो ये क्या होता है कि हमारे, इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन, ठीक है। पल्मोनरी वेन में आकर पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होगा, तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कितना है 104 mmHg, ठीक है, और O2 कंटेंट 19 ml%। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर डिक्रीज हो गया 40 mmHg, जबकि यहाँ पे कितना था 46 mmHg, और यहाँ पे कितना हो गया 40 mmHg ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। CO2 कंटेंट कितना है 48 ml%। अब देखिए क्या होता है यहाँ पे, यहाँ बस एक बात को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अब 95 mmHg होगा। कैसे, यहाँ पे तो हम यहाँ आपको 104 mmHg बताएं, यहाँ पे तो 104 बताएं, बट यहाँ पे कैसे 95 हो गया। तो यही बात हम आपको दोस्तों बता रहे थे कि जो प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसमें आकर कौन ड्रेन करता है, यहाँ पे ये आकर ड्रेन करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पे मिक्स होता है किससे, ब्रोंकियल वेन से आकर मिक्स हो जाता है दोस्तों, ठीक है। ब्रोंकियल वेन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो गया, तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाता है। कितना डिक्रीज होता है, 95 mmHg तक आ जाएगा। और इसके बाद ये कहाँ पे आएगा, टिश्यू में, और टिश्यू से फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन फिर यहाँ पहुँचा, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से मेटाबॉलिक प्रोसेस से रिलीज हुआ, और फिर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, ये होता है सिस्टमिक आर्टरी, और ये सिस्टमिक वेन, यानी कि जो आप देख सकते हैं, इसको मैंने यहाँ सिस्टमिक आर्टरी लिखा है, यानी कि जो हमारा प्योर ब्लड है, ठीक है, वो किससे कैरी होता है, आर्टरी से कैरी होता है, तो ये सिस्टमिक आर्टरी है। और जो हमारा वेन है यहाँ पे इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है, तो यानी जो हमारा टिश्यू से या फिर सिस्टमिक ऑर्गन से जो वेन अराइज होता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट साइड ऑफ द हार्ट तक कैरी कर ले जाता है। तो यहाँ पे देखिए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो टिश्यू से निकला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसमें ऑक्सीजन की कंटेंट कितनी होती है, तो वो होता है 14 ml% और 40 mmHg, ठीक है। और यहाँ पे जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, अब CO2 बहुत ज़्यादा टिश्यू में होता है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या दोस्तों ज़्यादा होगा, CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना होता है दोस्तों 46 mmHg और 52 ml%। आप दोस्तों जो मैंने यहाँ ग्रीन कलर के पेन से सब जगह लिखा है, बस आप उस चीज़ को मेनली नोट डाउन कर लीजिए। एक बार फिर से देख लीजिए इसको, डायग्राम को। अब पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो। रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो क्या होता है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो इज R = CO2 आउटपुट और O2 इनपुट। मतलब CO2 को जो एक्सहेल करते हैं और O2 को इनहेल करते हैं, उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो। यानी कि R इज डिपेंड अपॉन द फूड सब्सटेंस दैट इज मेटाबोलाइज। यानी कि जिस फूड में किसी फूड को हम, जैसे फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, तो
इसको डाइजेस्ट या मेटाबोलाइज करने के लिए कितना CO2 प्रोड्यूस होता है और कितना ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम उसके रेशियो को बोलते हैं दोस्तों रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो। तो बात करते हैं फैट की, तो इफ़ ओनली फैट इज मेटाबोलाइज फॉर फैट देन आर वैल्यू इज 0.7। आर वैल्यू फैट के लिए कितना होता है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो 0.7, बिकॉज इन फैट मेटाबॉलिज्म मोर ऑक्सीजन कंबाइन विद द हाइड्रोजन एंड फॉर्म H2 इंस्टेड ऑफ द CO2। देखिए किसी भी चीज़ का मेटाबोलाइज होता है, मतलब डाइजेशन होता है, जैसे कि प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, तो उसमें क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा CO2 प्रोड्यूस होता है, बट फैट के मेटाबॉलिज्म में ज़्यादा से ज़्यादा वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मोर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है और मोर ऑक्सीजन आया और मोर हाइड्रोजन से कंबाइन किया और मोर वाटर बना CO2 की जगह पे, ठीक है, जबकि ऐसा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में नहीं होता। CO2 प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के जब बात करेंगे तो वहाँ CO2 प्रोड्यूस ज़्यादा होता है इंस्टेड ऑफ द वाटर, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रोटीन की। प्रोटीन के लिए आर वैल्यू कितना होता है 0.803, फैट के लिए 0.7, और कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो आर वैल्यू फॉर द कार्बोहाइड्रेट इज 1.0। देखिए आर वैल्यू बहुत ही बढ़िया होता है कार्बोहाइड्रेट के लिए, इसलिए डाइट में हमेशा कार्बोहाइड्रेट को हम वो देते हैं, क्या बोलते हैं, प्रेफरेंस देते हैं। दैट मीन्स द अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस इन द टिश्यू इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ द O2 कंज्यूम। जस्ट सेम होता है, क्योंकि यहाँ पे आर वैल्यू देखिए कार्बोहाइड्रेट के लिए CO2 जितना एक्सेल किए उतना ही ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो सबसे बढ़िया आर वैल्यू किसके लिए होता है, कार्बोहाइड्रेट के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों बैलेंस डाइट की। जो हम कंप्लीट बैलेंस डाइट लेते हैं तो उसमें एवरेज क्वांटिटी में क्या प्रेजेंट होगा, फैट होगा, प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। तो यहाँ पे आर वैल्यू कितना होता है 0.825 किसके लिए, बैलेंस डाइट के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों रेस्पिरेटरी कोसेंट की। तो रेस्पिरेटरी कोसेंट क्या होता है, तो रेस्पिरेटरी कोसेंट जो है दोस्तों मोलर रेशियो ऑफ द CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन एंड O2 कंजप्शन। जस्ट वही बात है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो मैंने लिखा है कि आर वैल्यू ऑफ CO2 आउटपुट एंड O2 इनपुट, ठीक है। तो उसी चीज़ को जब हम बात करेंगे मोलर रेशियो में, ठीक है, तो जब हम मोलर रेशियो में बात करेंगे यहाँ पे तो मतलब मोलर फॉर्म में, ठीक है, मोल के फॉर्म में, तो उसको हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी कोसेंट। तो रेस्पिरेटरी कोसेंट क्या होता है, मोलर रेशियो ऑफ द CO2 प्रोडक्शन एंड O2 कंजप्शन। अबाउट 1 आवर आफ्टर टेकिंग मील रेस्पिरेटरी कोसेंट इज 1। अब देखिए ऐसा क्यों बोल रहा है कि 1 घंटे बाद, खाना खाने के घंटे बाद रेस्पिरेटरी कोसेंट हमारा 1 है, क्योंकि देखिए जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है वो सबसे फास्ट होता है, यानी सबसे पहला जो डाइजेशन होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट का। तो CO2 को हम दोस्तों पहले ही बता चुके हैं कि CO2 का आर वैल्यू कितना होता है, इक्वल टू 1 होता है। तो उसके बाद धीरे धीरे 1 घंटे के बाद धीरे धीरे जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होगा उसमें आर वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज होते जाएगा, मतलब 0.8 0.7 वहाँ तक जाएगा। बट फर्स्ट यानी खाना खाने के जस्ट 1 घंटे बाद रेस्पिरेटरी कोसेंट जो होगा 1 होगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले दोस्तों हमारा जो डाइजेस्ट या फिर मेटाबोलाइज होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। इसलिए फूड में ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट यूज़ करना चाहिए, बिकॉज ओनली कार्बोहाइड्रेट इज मेटाबोलाइज इन फर्स्ट आवर्स, ठीक। पहले 1 घंटे में हमारा क्या सिर्फ मेटाबोलाइज होगा कार्बोहाइड्रेट, इसलिए यहाँ पे रेस्पिरेटरी कोसेंट 1 होता है। फैट के लिए कितना होता है 0.7 और प्रोटीन के लिए कितना होता है 0.8 रेस्पिरेटरी कोसेंट। तो थैंक यू दोस्तों, यहाँ पे हम इस वीडियो को फिनिश करते हैं। तो कैसा लगा आप वीडियो ये आप कमेंट में बताइए।